एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। कुछ आपको सॉल्यूशंस दिए गए हैं जो आपको साइंस की लेबोरेटरी से कलेक्ट करने हैं। कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं? एक है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ एसिड है एंड कुछ बेस है। ठीक है, ये देखिए NaOH हमारा बेस है, KOH बेस है। ठीक है, पुट अ ड्रॉप टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन अ वॉच ग्लास। ठीक है, एंड वन बाय वन एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स। ठीक है, हमको कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं टेबल में, टेबल 2.1 में। एक हमारे पास रेड लिटमस सॉल्यूशंस, एक है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, एक है फिनोल्फ्थालीन का सॉल्यूशन एंड एक है मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन सबको वन बाय वन हम उनको जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनमें पुट करना है। उनमें से कुछ एसिड है एंड कुछ बेस है, तो हमको पता लगाना है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। एंड देन जब ये पुट करेंगे तो उनके कलर में क्या चेंजेस होंगे लिटमस में, सॉल्यूशंस में, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक दो चीजें यहाँ पे जान लेते हैं। क्या? देखें कि जो हमारा एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। यानी जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, एंड जो हमारा बेस होगा वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, यानी यहाँ से यहाँ। ठीक है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस की बात समझ में आई। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग फिनोल्फ्थालीन की। फिनोल्फ्थालीन को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, बट अगर हम उसको बेस में डालेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो कि ऑरेंज कलर का होता है, जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है एंड बेस में येलो कलर का हो जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए HCl क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये एक एसिड है। अब अगर एसिड है तो आप बताइए कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो देखिए एसिड है, रेड लिटमस में क्या ब्लू कलर का हो जाएगा? जी नहीं, एसिड क्या होता है, ब्लू कलर में रेड कलर का हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे नो चेंज होगा। क्लियर? ठीक है, ये देखिए ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, इसको HCl में पुट करेंगे तो ये ब्लू किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में, यानी कि ये हो जाएगा हमारा रेड कलर का। ओके, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन हमारा एसिड में किसका होता है, तो फिनोल्फ्थालीन एसिड में कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। एंड मिथाइल ऑरेंज हमारा ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन एसिड में ये किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हमारा HCl एक एसिड है, H2SO4 एसिड है, HNO3 एसिड है। तो ये सारे के सारे एसिड है। तो जब अगर ये एसिड है तो रेड लिटमस में, ब्लू लिटमस में, फिनोल्फ्थालीन में एंड मिथाइल ऑरेंज में सभी में एक जैसा ही कलर चेंज देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी नो चेंज, यहाँ पे भी ये रेड हो जाएगा, फिनोल्फ्थालीन में कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा एंड मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर का हो जाएगा। HNO3 खुद एक एसिड है तो इसमें रेड में नो चेंज होगा। ब्लू लिटमस हमारा रेड कलर का हो जाएगा, फिनोल्फ्थालीन कलरलेस का कलरलेस ही रहना है एंड मिथाइल ऑरेंज जो हमारा रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग CH3COOH। CH3COOH होता क्या है, एसिटिक एसिड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या है, बेस हैं। तो अब बेस की बात करते हैं। तो देखिए बेस में क्या बताया था, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। यानी ये जो रेड कलर है ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ब्लू में। ठीक है, रेड सॉरी ब्लू लिटमस किस कलर का हो जाएगा, तो ब्लू लिटमस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन हमारा बेस में किस तरह का हो जाता है, तो फिनोल्फ्थालीन बेस में हमारा हो जाता है पिंक कलर। ठीक है, एंड जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो बेस में किस कलर का हो जाता है, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो हो जाता है येलो कलर का। अब ये सारे हमारे बेस ही हैं, तो इन सब में भी ये सेम कलर चेंज देखने को मिलेगा, जो कि आप अपने आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जो HCl है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारा H2SO4 वीक एसिड हो गया, हमारा NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये कुछ वीक एसिड हो गए। तो यहाँ पे ये उसकी वीक या स्ट्रॉन्गिटी नहीं बता रहा है। ठीक है, वो कौन बताते हैं, वो होते हैं हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ पे बस ये इंडिकेटर्स उसकी कलर में क्या चेंज हो रहा है ये शो करते हैं। उसकी स्ट्रॉन्ग कितना है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये कौन बताते हैं, हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल के थ्रू। ओके, तो आपको ये याद रखना है।
और बस ये एक्टिविटी में इतना ही था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक्टिविटी 2.2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस। ठीक है, यानी छोटे छोटे अनियन के टुकड़े चॉप करके ले लेने हैं इन अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक के बैग में, अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ, यानी कि एक साफ कपड़े की कुछ स्ट्रिप्स आपको इस टाइप की, जैसे कि ये बनी है, ये है, ये है, कुछ इस तरह की स्ट्रिप्स आपको बना करके उसमें रख देनी है एंड एक बैग में उसको कस के रख देना है। उस बैग को टाइटली एकदम पैक्ड कर देना है। लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, और फ्रिज में उसको छोड़ देना है। The cloth strips can now be used for test for acid and base। तो देखिए, आपने अनियन चॉप किया, एक बैग में रखा, टाइटली पैक्ड रखा और उसके अंदर कुछ स्ट्रिप्स डाल दी, फ्रिज के अंदर उसको रख दिया। तो अब होगा क्या, रात भर रखने के बाद जो वो स्ट्रिप्स कागज की, सॉरी, कपड़े की जो स्ट्रिप्स आपने उसमें डाली थी, अब वो एक इंडिकेटर्स बन गया, क्या एक तरह का इंडिकेटर बन गया है अनियन, यानी उसमें अनियन की स्मेल, अनियन का जो जूस है वो उसमें लग चुका है। अब वो हमारे लिए, हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ एसिड और बेस को पहचानने के लिए। ठीक है, टेक टू ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑडोर। ऑडोर का मतलब क्या होता है, स्मेल। ठीक है, तो अब उनमें से कोई दो क्लोथ की स्ट्रिप आपको ले लेनी है एंड उनकी स्मेल को चेक करना है। ठीक है भाई, कीप देम, पहले उनको चेक कर लेना है आपको, एंड and keep them on clean surface and put a few drops of dilute HCl solution, on one strip and a few drops of dilute NaOH solution on the other। ठीक है, अब आपकी दो स्ट्रिप हो गई, एक स्ट्रिप पे आपको कुछ बूंदें डालनी है डाइल्यूट HCl की, HCl यानी कि HCl का सॉल्यूशन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एंड दूसरे स्ट्रिप पे आपको कुछ बूंदें डालनी है डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन यानी एक बेस की। चलिए भाई, रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स एंड विद वाटर। ठीक है, अब क्या करना है, डालने के बाद इन दोनों स्ट्रिप को वाटर में आपको एक बार डुबोना है एंड फिर से उसका ऑडोर को चेंज करना है। ठीक है, अब नोट योर ऑब्जर्वेशन, अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए ये आपको बताने हैं, तो समझिए। अनियन चॉप्ड किया, बैग में टाइटली पैक रखा, रात के लिए फ्रिज में रख दिया, तो उसकी जो स्मेल स्मेल होगी वो किस में आ जाएगी, उन दोनों स्ट्रिप्स में आ जाएगी। उन दोनों स्ट्रिप्स में तो मैंने तीन स्ट्रिप्स ले ली, एक तो रेफरेंस स्ट्रिप जिससे आप स्मेल पहचान सकते हैं। ठीक है, दो स्ट्रिप ये हमारे काम की है, एक ये वाली स्ट्रिप और एक वाली स्ट्रिप। एक स्ट्रिप में हमने HCl डाला और एक स्ट्रिप पे हमने NaOH का सोल्यूशन डाला। अब देखिए, क्योंकि अनियन था इसमें, तो जो अनियन होगा वो HCl यानी एक एसिड के साथ क्या रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे देखिए, जो अनियन होता है वो एसिड में करेक्टरिस्टिक स्मेल देता है एंड बेस में नो स्मेल, यानी कोई भी स्मेल नहीं देगा। तो ये वाली जो स्ट्रिप है, इसमें जब हम लोग इसको स्मेल करेंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी एंड जो बेस वाला यानी ये वाला जो स्ट्रिप है इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। इट इज क्लियर। चलिए, तो यहाँ से हम क्या समझे कि जो ये वाली स्ट्रिप है जिसपे हमने HCl का सॉल्यूशन डाला था एसिड का, इसमें करेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी एंड इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। और ये आप कहाँ से कंपेयर करेंगे, ये जो आपने रेफरेंस स्ट्रिप ले रखी है इससे आप कंपेयर स्मेल करके कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब देखिए कह रहा है नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। ठीक है, अब उसको कह रहा है कि अब एक बार अनियन से किया, अब आपको कुछ वनीला एसेंस ले लेना है एंड क्लोव ऑयल ले लेना है एंड चेक देयर ऑर्डर, यानी उनकी स्मेल चेक करनी है। कैसे, टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने HCl का सॉल्यूशन ले लिया एंड एक टेस्ट ट्यूब में हमने NaOH का सॉल्यूशन ले लिया। बढ़िया, ऐसे ही हम नीचे भी किए हैं। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। ठीक है, दोनों में हमने क्या करना है, ये इसमें मिला देना है एंड ये वाला इसमें मिला देना है, यानी जो वनीला का एसेंस है वो दोनों टेस्ट ट्यूब में मिला देना है, अच्छे से उसको शेक करना है। अब कह रहा है फिर से एक बार उनकी स्मेल चेक कीजिए। तो देखिए, वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है, वनीला एसेंस, ये एसिड में अपनी स्मेल को रिटेन रखता है, यानी जैसी स्मेल थी वैसी। बट बेस में ये नो स्मेल, यानी कि कोई भी स्मेल नहीं देता। क्लोव ऑयल भी सेम ही करता है, एसिड में ये अपनी स्मेल को रिटेन रखता है बट बेस में कोई भी स्मेल नहीं देता। तो जो इस वाला टेस्ट ट्यूब में वनीला एसेंस डालने पर
जैसी स्मेल थी वो स्मेल को रिटेन रखेगा, बट जैसे ही हम इसको NaOH के सॉल्यूशन में डालेंगे वो अपनी स्मेल को खो देगा, उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। वो ही सेम चीज इस क्लोव ऑयल के साथ होगा। जब हम इसको HCl के वाले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो अपनी स्मेल को रिटेन रखेगा, बट अगर हम इसको NaOH यानी बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ से हमको यह पता चल रहा है कि ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कलर में चेंजेस तो नहीं दे रहे हैं, किसमें चेंजेस दे रहे हैं, स्मेल में। और जो इंडिकेटर्स स्मेल में चेंज देते हैं उन इंडिकेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर। तो यहाँ से आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, की ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, जो स्मेल में चेंजेस देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑडर ऑफ क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो वो हमारा हो गया। समझ में आया। ठीक है। अब है हमारी एक्टिविटी 2.3। देखिए एक्टिविटी किस पर बेस्ड है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, यानी किस तरह से कोई भी एसिड या कोई भी बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, क्या होता है, उसके सबके बारे में ये एक्टिविटी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में, एंड इसके बाद जो एक्टिविटी है वो हमारा है बेस से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एसिड और मेटल का रिएक्शन। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी है क्या। पहला पॉइंट क्या लिखा है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, कि ये एक्टिविटी आपको टीचर्स के असिस्टेंट में करनी है। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या आपको टीचर की सहायता की जरूरत है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए है। आप तो टीचर को खुद सिखा सकते हैं भाई। चलिए, तो हमको टीचर के असिस्टेंट की तो जरूरत है नहीं। चलिए, तो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सेट द apparatus एज शोन इन फिगर 2.1, जैसा फिगर में ये सब तामझाम दिखाया है ये आपको कर देना है। ठीक। टेक अबाउट 5 मिलीमीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या, हमारा H2SO4। और ये आपको डाइल्यूट लेना है। डाइल्यूट क्यों लेना है, क्योंकि कंसनट्रेटेड नहीं ले सकते बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा करेसिव होता है। ठीक है, तो 5 मीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। जिंक के कुछ टुकड़े आपको इसमें डालने हैं। जिंक के कुछ टुकड़े मतलब Zn। ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, तो जिंक के ग्रेन्यूल्स के सरफेस पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, पहला क्वेश्चन। फिर कह रहा है पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन, तो यहाँ से जो भी गैस बन रही है उसको आपको सोप के सॉल्यूशन से पास कराना है। तो पहले हम लोग आ जाते हैं फिगर पे, तो फिगर पे ध्यान दीजिएगा। ये हमने अपना तामझाम बनाया। ये यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमारा क्या है, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। एंड उसमें हमने ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको जिंक ग्रेन्यूल्स के टुकड़े डाले। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको मिक्स किया तो हमने देखा कि जिंक के ग्रेन्यूल्स पे देखिए ये छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं। और ये किसके बुलबुले हैं, हाइड्रोजन गैस के। हमें अभी नहीं पता कि हाइड्रोजन गैस के हैं या नहीं, बस हमको ये दिख रहा है कि कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल, तो जिंक ग्रेन्यूल के सरफेस पे हम ये देख रहे हैं कि कुछ बबल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। देन वो कह रहा है कि वहां से जो भी गैस इवॉल्व हो रही है उसको आपको सोप के सॉल्यूशन से पास कराना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए ये जो भी गैस यहाँ से बन रही है इसको हम इस पाइप के थ्रू, ये रहा हमारा सोप का सॉल्यूशन, इस सोप के सॉल्यूशन में हम पास कराएंगे। ठीक है, तो जब आपने इसको सोप के सॉल्यूशन में पास कराया तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि कुछ बबल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि ये बबल्स फॉर्म्ड क्यों हो रहे हैं। तो बबल्स फॉर्म्ड क्यों हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये वाली रिएक्शन को देखिएगा। Zn प्लस H2SO4 जब हमने यहाँ पे मिक्स कराया देन क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। अब ZnSO4 प्लस H2 बन क्यों रहा है, ये देखिए। देखिए Zn हमारा जिंक, H2SO4, तो क्या जिंक हमारा H2SO4 से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप कहेंगे जी हाँ। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन से यानी H2SO4 के सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा एंड उसकी जगह पे खुद आ जाएगा एंड क्या फॉर्म कर लेगा, ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकल रही है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जिस वजह से सोप के सॉल्यूशन से बुलबुले यानी बबल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। इट इज क्लियर। अब देखिए Zn हमारा H2
उसको डिस्प्लेस कर देगा और SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा ZnSO4। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये कैसे बना, तो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे वैलेंसी काम आएगी ZnSO4। Zn की वैलेंसी होती है +2 एंड SO4 की वैलेंसी होती है -2। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड बनेगा हमारा ZnSO4। समझ में आई बात। एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है जिस वजह से सोप के सॉल्यूशन से बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। ठीक है, अब जहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं, जहाँ से बबल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, वहां पर आपको क्या ले जाना है, जलती हुई मोमबत्ती ले जानी है। अब जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो हमको पता है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। तो जैसे ही वो इस आग के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें से पॉप साउंड आने लगेगा, तो आप ये देख सकते हैं। और इसीलिए हाइड्रोजन गैस जहाँ से भी फॉर्म होती है तो वहां पर हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमने यही ऑब्जर्व किया कि वहां पे पॉप साउंड आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, रिपीट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है। सम मोर एसिड्स लाइक HCl ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए एंड CH3COOH ले लीजिए। और आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केस द सेम और डिफरेंट, क्या इन सभी में जितने भी केस लिए, यानी कि सबसे पहले आपने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, देन HCl के साथ, फिर HNO के साथ, फिर CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के साथ, तो क्या इन सब में जो भी ऑब्जर्वेशन हो रही है वो सेम है कि डिफरेंट है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले हमने जिंक की रिएक्टिविटी कराई, जिंक का रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ, तो हमारा बना ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ठीक है, अब हम लोग जिंक की एक्टिविटी करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब हमने जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो जैन हमारा ZnCl2 बना प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इसमें भी इवॉल्व हुई। फिर हमने Zn का रिएक्ट कराया CH3COOH के साथ, यानी एसिडिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या बन रहा है, ZnCH3COO का होल टाइस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जिंक एसिटेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है। लास्ट में आता है हमारा ये। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, HNO3। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो HNO3 होता है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को, यहाँ से तो भाई देखिए रिएक्शन कराते हैं जब हम लोग, तो हाइड्रोजन गैस इसमें भी इवॉल्व हुई एंड इसमें भी इवॉल्व हुई एंड इसमें भी इवॉल्व हुई, तीनों में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। बट जब हम जिंक का रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे तब थोड़े से आएंगे चेंजेस। क्या चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को आप देख लीजिए। ZnHNO3 का रिएक्शन जब होगा तो हमारा बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ओके, प्लस H2O प्लस N2O। ठीक है, अब आप देखिएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, बल्कि उसकी जगह पे यहाँ पर ये हमारा बन रहा है वाटर। ठीक है, अब ये दिक्कत वाली बात हो गई कि हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होती है कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता ही बनता है। बट यहाँ पर ये वाला जो एसिड है ये जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है बट हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बनती थी उस हाइड्रोजन गैस के साथ फर्दर रिएक्ट कर करके उसको वाटर में चेंज कर दे रहा था बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए तो इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस बनी थी उसमें उसने ऑक्सीजन को ऐड करके क्या बना दिया, हाइड्रोजन सॉरी वाटर बना दिया। तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, एंड उसने पूछा आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल दिस केसेस द सेम और डिफरेंट, तो क्या सारे में सेम था, तो सेम नहीं था, कह सकते हैं डिफरेंट था। यानी हाइड्रोजन गैस इसमें भी बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इसमें भी बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इसमें भी इवॉल्व हो रहा है, सॉल्ट यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है उसकी रेट ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पर उससे कम। और लास्ट HNO3 में तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था बट वो फर्दर क्या बन गया, वाटर में बन जाता है। तो डिफरेंस है। तो इसकी जो मेन हमको यहाँ से ये समझ में आया कि जो एसिड होता है जब हम उसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वायर बबल फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, की सोप सॉल्यूशन के
में बबल क्यों फॉर्म्ड हो रहे थे? तो बबल क्यों फॉर्म्ड हो रहे थे? बिकॉज ऑफ जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा था, और जो हाइड्रोजन गैस होता है ये किसी के सॉल्यूशंस में बबल फॉर्म करता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हमारी एक्टिविटी 2.4। तो 2.3 हमारी मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन थी। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी है ये हमारी डिपेंड करती है जब हमारा कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, देन क्या होगा? देन होगा क्या? होगा वही सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी फॉर्म्ड होता है। समझ में आई? चलिए करके देखते हैं। अब क्या कह रहा है? प्लेस अ few pieces of granulated zinc metal in a test tube। ठीक है, जिंक के मेटल ले लेने। एडेड 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इस बार क्या लेना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हमारे को NaOH का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को थोड़ी सा हीट देना है। 2.3 वाले में हम लोगों ने उसको हीट नहीं किया था, बट हम यहाँ पे उसको थोड़ा हीट करेंगे ताकि वो रिएक्ट कर सके। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब जैसा 2.3 में किया था वही सेम यहाँ पे भी करना है और उसको आपको दिखाना है। तो देखिए होगा क्या, जो उसमें हो रहा था वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद ये रखना है कि वहाँ पे देखिए हमने क्या लिया था? NaOH, यानी कि जिंक था हमारा, एंड NaOH का सॉल्यूशन लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो जिंक है ये क्या करेगा? NaOH। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है थोड़ी समझने वाली है। समझने वाली कैसे है? देखिए, जो Na होगा, Na पे कौन सा चार्ज होता है? हमारा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, एंड इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो जो Na है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिएगा Na2Zn, क्लियर? Na2Zn एंड यहाँ पे O2 भी आएगा प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे 2NaOH हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरह से आपको ये रिएक्टिविटी को, ये रिएक्शंस को याद रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, बट आपको इसको याद रखना है। और ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है। अब वही सारी चीजें, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो सोप के सॉल्यूशंस में बबल फॉर्म्ड होगा। बबल फॉर्म्ड होगा जब हम इसके ऊपर जलती हुई कैंडल लेकर के जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। बस सारी रिएक्टिविटीज वही है। बट यहाँ से दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो हमारा बेस के साथ जो इसकी मेटल बेस का किसी मेटल के साथ जो रिएक्टिविटी होती है ये इतनी रैपिड नहीं होती, यानी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती। क्लियर? सेकेंड, इसमें में हम लोग उसको थोड़ा हीट दे रहे हैं तो ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बन जाती है। बट उसमें से हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो रही थी जब हमने एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराया था, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? और ये इतनी रैपिड नहीं होती है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व तो होती है लेकिन इतनी रैपिड नहीं होती है जितनी एसिड के केस में हो रही होती है। समझ में आया? चलिए नाउ एक्टिविटी 2.5। ठीक है, ध्यान से पढ़ना यार। चलिए, टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेवल देम एस ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं आपको, एक पर ए और एक पर बी नाम लिख देना। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ए में आपको 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 लेना है। चलिए, अब देखिए Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब कि ये किसी मेटल का कार्बोनेट है। ठीक है, मेटल का कार्बोनेट है। चलिए, एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या लेना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और इसी को हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है? मेटल बाइकार्बोनेट। ध्यान रहेगा। चलिए, यानी एक टेस्ट ट्यूब ए में आपने Na2CO3 ले लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें आपने NaHCO3 ले लिया। क्लियर? चलिए, एड अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है? डाइल्यूट HCl 2 मिलीलीटर मिला देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो चलिए पहले तो हम इस पर फिगर पे आ जाते हैं। देखिए, ये हमने लिया टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या था हमारा? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ये देखिए इसके अंदर Na2CO3 है। देन उसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे मिलाया। तो अब क्या होगा इसमें? जो भी होगा वो हमने क्या ऑब्जर्व करना है वो यहाँ पे बताना है। तो देखिए, जैसे ही हम इसको इसमें मिलाएंगे देन यहाँ से कुछ गैस फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? गैस। और वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ से ये जा रही है, ये देखिए, और इस पाइप से होते हुए ये गई इस वाले टेस्ट ट्यूब में। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या है? तो इस टेस्ट ट्यूब में है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। अब हमको पता है कि यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे, यानी कैसे पता लगाएंगे कि CO2 गैस ही है? तो हमने CO2 गैस के लिए कौन सा टेस्ट पढ़ा है? लाइम वाटर टेस्ट। यानी कि, और लाइम वाटर का मतलब CaOH का होल ट्वाइस को ही क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। यानी इस टेस्ट ट्यूब में हमारा था लाइम वाटर, और जैसे ही इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो ये जो CaOH होगा ये किस कलर का हो जाएगा? मिल्की। यस, यानी कि इसका जो कलर का चेंज होगा वो हल्का सा मिल्की हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो बाद की बात है, पहले हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने आपको बता दिया कि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाएगा तो उसमें से एक गैस इवॉल्व होगी, और वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। हम कैसे टेस्ट करेंगे? हम ऐसे टेस्ट करेंगे कि हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करवाएंगे। अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है देन वो CO2 है, वरना नहीं है CO2। ठीक है, तो उसके हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब ये टेस्ट ट्यूब ए की बात हो रही थी, अगर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बी होता तो टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम कार्बोनेट की जगह पे क्या होता? हमारा सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता। और सेम टू सेम प्रोसेस यही होता। क्यों? क्यों? देखिए यहाँ पे आप चाहे मेटल का कार्बोनेट लीजिए या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिए, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये तीन चीजें फॉर्म्ड होनी ही होनी है। वाटर तो फॉर्म्ड होगा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी ही होगी, एंड सॉल्ट बनेगा। एंड सॉल्ट डिपेंड करता है कौन सा मेटल आपने ले रखा है, और किसका हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, किसका मेटल कार्बोनेट ले लिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्टिविटी टेस्ट ट्यूब ए की बात करते हैं। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब ए में आपने लिया था सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, एंड उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl मिलाया। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, एंड वाटर बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे NaCl सॉल्ट कौन सा बना? NaCl कैसे बना? तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे Na और इधर ये HCl। ठीक है, तो ये जो Na है इस पे पॉजिटिव का चार्ज, इस पे नेगेटिव का चार्ज, इस पे पॉजिटिव का चार्ज, एंड इस पे नेगेटिव का चार्ज। तो ये पॉजिटिव वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा? नेगेटिव वाले के साथ, और क्या बनेगा? NaCl, एंड देन हमने उसको बैलेंस कर दिया। वही सेम टेस्ट ट्यूब बी में होगा। टेस्ट ट्यूब बी में देखिए हमने क्या ले रखा है? NaHCO3 ले रखा, एंड हमने जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व होगी ही होगी, वाटर तो बनेगा ही बनेगा। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा? क्वेश्चन ये उठता है। तो सॉल्ट यहाँ पे भी आप देख लीजिए, Na पे पॉजिटिव चार्ज है एंड Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? NaCl। देन अगर बैलेंस ही करनी होगी देन हम उसको बैलेंस कर देंगे। इट इज क्लियर। तो हमको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि चाहे मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्ड होगा ही होगा। देन अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं? तो उसको लाइम वाटर से टेस्ट कराते हैं। तो लाइम वाटर टेस्ट की रिएक्टिविटी रिएक्शंस क्या होती है? तो देखिए, जब हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसको लाइम वाटर से टेस्ट कराते हैं तो क्या बनता है? CaCO3 प्लस H2O। और ये CaCO3 वाइट प्रेसिपिटेट होता है जिसकी वजह से उसका कलर मिल्की हो जाता है। अब अगर इसी CO2 को हम
बहुत ज़्यादा एक्सेस यानी एक्सेस अमाउंट में पास कराते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो CaCO3 होगा प्लस H2O जो बना था उसमें CO2 देखिए ज़्यादा एक्सेस में पास हो रही है। ये देखिए ये हमारा पहले फॉर्म्ड हुआ था और उसमें CO2 बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पास कराते जा रहे हैं तो हमारा बन जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है और ये वाटर में मिक्स हो जाता है और उसका जो मिल्की कलर होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। क्लियर? तो ज़्यादा अमाउंट में पास कराने से उसका जो मिल्की कलर होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, नाउ एक्टिविटी 2.6। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, यानी ना तो जो भी सॉल्ट बन रहा है उसमें ना तो एसिड की प्रॉपर्टी रहेगी ना तो बेस की रहेगी, वो न्यूट्रल सॉल्ट बना। क्लियर? तो अब उसी एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट क्या है, टेक 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन हमारे को ले लेना है। NaOH कहने का मतलब ये नेचर में कैसा होगा, बेस। ओके, इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने NaOH का सोल्यूशन ले लिया। चलिए मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में हमने NaOH का सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन। ठीक है, हमने इसमें फिनोप्थिलीन की कुछ बूंदें डाली। अब हमको पता है कि जो फिनोप्थिलीन है ये क्या हमारा एक बेस है। क्या है, बेस है। और जब फिनोप्थिलीन को हम लोग बेस में मिलाते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन हो गया हमारा, ये हमारे लिए हो गया पिंक कलर का। किस कलर का हो गया, मान लीजिए पिंक कलर का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए देन उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एडिड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना इसका नेचर क्या है, बेस है। अब हम इसमें क्या मिला रहे हैं, कुछ बूंदें HCl की मिला रहे हैं। ये बेस NaOH, ये HCl, यानी कि NaOH प्लस HCl क्या बना लेगा हमारा, NaCl प्लस वाटर, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा NaCl, जो कि न्यूट्रल है, यानी ना तो एसिड है ना तो बेस है। क्लियर? अब ना तो एसिड है ना ही बेस है। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। तो अब जो रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या कलर में चेंज देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर पहले इसका जो कलर था वो था हमारा पिंक कलर का, बिकॉज ऑफ, क्योंकि फिनोप्सिलीन को बेस में मिलाया तो वो पिंक कलर का हो गया। ठीक है, अब बेस में हमने मिला दिया HCl, तो जो बनेगा मिक्सचर यानी जो भी सॉल्ट बना वो है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है तो जो उसका पिंक कलर था वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, और कोई भी कलर नहीं बचेगा। क्लियर? चलिए, तो पूछ रहा है व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन चेंजेस आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। क्योंकि वो धीरे धीरे फेड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे न्यूट्रल सॉल्ट है, ना तो एसिड है ना तो बेस है, तो वो फिनोप्थिलीन कोई भी कलर उसमें नहीं दिखाएगा। क्लियर? चलिए, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। चलिए, अब जो हमारा यहाँ से बना वो हमारा क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, अब जब वो न्यूट्रल था तो उसमें ना तो एसिड है ना तो बेस है। अब हम उसमें क्या मिला रहे हैं, फिर से NaOH यानी एक बेस मिला दे रहे हैं। तो अब जो बन जाएगा वो फिर से किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब बेसिक नेचर का होगा तो क्या फिर से उसमें जो पिंक कलर था फिनोप्थिलीन की वजह से क्या वो फिर से अपीयर हो जाएगा। तो आंसर होगा यस। क्या होगा आंसर, यस, क्योंकि वो फिर से किस नेचर का हो गया, हमारा बेसिक नेचर का हो गया। वाई डू यू थिंक दिस इज हैपेंड। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, पहले इसका नेचर क्या था, बेस। क्या था, बेस। हमने बेस में मिलाया क्या, फिनोप्सिलीन, तो वो पिंक कलर का हो गया। और फिर हमने मिला दिया एसिड, तो एसिड ने बेस को मार दिया, एसिड ने उस बेस को मार दिया। अब हमने फिर न्यूट्रल हो गया, फिर हमने उसमें बेस फिर से मिला दिया, तो वो फिर से किस कलर का, मतलब किस नेचर का हो गया हमारा, बेसिक नेचर का हो गया। और बेसिक नेचर का हो गया तो फिर से उसमें पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, नाउ एक्टिविटी 2.7। एक्टिविटी 2.7 किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो होता क्या है।
तो क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी किसी मेटल का ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी होता है, उसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर ही तो बनता है, तो क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है? तो मैं कहूँगा यस। फिर लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो एसिड और बेस के बीच में होती है। तो जी हाँ, मैंने आपको क्या बताया है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो मॉब से आप याद रखना। अब मेटल के ऑक्साइड अगर नेचर में बेसिक हैं तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। तो अभी हम लोग मेटल के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो है ये हमारा बेस है। और जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, एक तो सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो पहले हम एक्टिविटी पढ़ लेते हैं देन आपको आगे समझाते हैं। तो एक्टिविटी क्या है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। एक बीकर में स्मॉल अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड ले लेना। कॉपर ऑक्साइड का मतलब CuO। Cu हमारा मेटल है और ये मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड है यानी कि जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। एंड एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। तो हमको इसमें मिलाना है कुछ HCl। चलिए, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी देख लेते हैं, सॉरी रिएक्शन इसकी क्या होगी देखिए। हमने क्या लिया सबसे पहले, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हमने मिलाया इसमें HCl। तो देखिए अब जो CuO होता है इसका कलर जो होता है वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। जो कॉपर के ऑक्साइड होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो एक बीकर में हमने क्या लिया, ये देखिए ब्लैक कलर का आपका क्या पड़ा हुआ है, CeO। एंड उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया एंड हम उसको थोड़ा सा मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्टीरिंग, यानी उसको मिला रहे हैं। मिलाया 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 मिलाया, मिलाने के बाद क्या कह रहा है, नाउ द कलर ऑफ सॉल्यूशन। तो कलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंड व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का था प्लस HCl जब हमने उसमें मिलाया तो हमारा हुआ क्या, देखिए ये CuO जो होगा वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा। H पे चार्ज होता है पॉजिटिव, Cl पे होता है नेगेटिव, ठीक है। Cu पे होता है हमारा पॉजिटिव एंड इस पे होता है हमारा नेगेटिव। क्लियर? तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, CuCl2 प्लस, और हमारा क्या बनेगा, वाटर H2O। तो ये है हमारा सेल्ट, सॉरी क्या कह रहा हूँ, सॉल्ट। ठीक है, CuCl2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर CuCl2 बना कैसे, तो Cu पे कौन सा चार्ज होता है, तो देखिए Cu एंड क्लोरीन। कॉपर पे कौन सा चार्ज होता है हमारा, +2, एंड क्लोरीन पे कौन सा होता है, -1। तो जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, CuCl2। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर क्लोराइड प्लस। और ये कॉपर क्लोराइड जो होता है ये किस कलर का होता है, तो ये होता है हमारा ब्लूइश ग्रीन। यानी जो कॉपर का ऑक्साइड था ब्लैक कलर का, जब उसमें HCl मिलाया गया तो आफ्टर रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर बना, और कौन सा सॉल्ट बना, कॉपर क्लोराइड का गैस बना, जिसका कलर किस कलर का था, ब्लूइश ग्रीन। इसलिए आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा हमारा, ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। एंड वाटर बनेगा एंड ये सॉल्ट बनेगा जिसका नाम क्या है, कॉपर क्लोराइड। क्लियर? चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया जी हाँ, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, और जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड ना तो बेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नाउ एक्टिविटी 2.8। 2.8 एक्टिविटी क्या है, ध्यान से इसको भी पढ़ते हैं, देखिएगा। टेक टू सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेना है, एल्कोहल का सॉल्यूशन लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ग्लूकोज हमारा क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6 का सॉल्यूशन लेना है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। चलिए, देन हमारा एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है हमारा, CH3CH2OH, इसी को हम लोग लिख सकते हैं C2H5OH। ये भी सॉल्यूशन है तो एक्विश फॉर्म में होगा।
नेक्स्ट हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। चलिए, फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in 100 मिलीलीटर बीकर। चलिए, यानी इस तरह का हमें कुछ सेटअप बना लेना है। 2 कॉर्क लेने हैं, उसको हमको कीलें लगानी है। देन कनेक्ट द नेल्स ऑफ द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, इनको हम लोग देखिए 6 वोल्ट की बैटरी से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर एक बल्ब लगा देना है, एक स्विच लगा देना है। इस तरह से ये हमारा बन गया सर्किट। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर। अच्छा, अब इस बीकर में हमने डालना है सबसे पहले डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यही एक्टिविटी हमको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करनी है, पहले HCl के साथ, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देन क्या ऑब्जर्व किया आपको ये बताना है, और फिर यही सेम एक्टिविटी हमको ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ भी दोहरानी है। क्या उसमें बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा, ये सब हमको बताना है। तो पहले हम लोग देखते हैं HCl के साथ। तो देखिए, जैसे ही हमने इसमें HCl डाला, ठीक है, HCl था और इसमें करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो हुआ तो जो HCl होगा वो वाटर में जाते ही करंट के तो क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, यानी H पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग। और इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होती है जब सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा, आयन या सॉरी आयन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आयन होगा तो यहाँ से इधर जाएगा, यानी कि जो हमारा करंट होगा वो फ्लो होगा इस सर्किट में, और करंट के फ्लो होने से ये जो बल्ब होगा ये हमारा ग्लो हो जाएगा। किस केस में, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन के केस में, बिकॉज इसके आयंस पानी में टूट जाएंगे, और पानी में जो आयंस टूटते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइसोसिएट होना। क्या बोलते हैं, डाइसोसिएट होना। क्लियर, ठीक है। अब यही सेम एक्टिविटी हम लोग H2SO4 के साथ करेंगे, H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा कि H पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। ये भी वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, आयंस देंगे, और आयंस देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो सर्किट में फ्लो हो करके वो बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो हमने यहाँ से ये देखा कि HCl और H2SO4 के केस में तो बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। ठीक, अब यही सेम एक्टिविटी हम लोग ग्लूकोज और क्या कहते हैं उसको, अल्कोहल के साथ करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए C6H12O6, ठीक है। तो क्या ये वाटर में डिसोसिएट होगा, तो इसका आंसर है कि नहीं, ये वाटर में डिसोसिएट होकर के आयंस नहीं देगा। वही सेम काम हमारा C2H5OH अल्कोहल भी वाटर में डिसोसिएट होकर के आयंस नहीं देता है। और अगर आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो हमारा बल्ब ग्लो कैसे करेगा भाई। तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करना इन दोनों केसेस में। तो यहाँ से अब हमको एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। एसिड क्या होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयंस हो, बेस क्या होते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयंस हो। बोलो, एसिड क्या होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयंस हो, बेस क्या होते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयंस हो। कुछ हद तक बात सही है बट नहीं, H पॉजिटिव आयंस हो और वो वाटर में एक्टिव सॉल्यूशन में क्या हो, डिसोसिएट होने चाहिए। बेस में OH नेगेटिव आयंस भी होते हैं, हाँ। H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, हाँ। क्या एसिड में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं, हाँ। लेकिन वो वाटर में डिसोसिएट होने चाहिए। क्लियर। तो HCl में जो आयंस थे वो वाटर में डिसोसिएट होकर के आयंस दे रहे थे। H2SO4 में जो आयंस थे वो वाटर में डिसोसिएट होकर के आयंस दे रहे थे। लेकिन ग्लूकोज और हमारे अल्कोहल के जो H है और जो ग्लूकोज का अल्कोहल का H है वो वाटर में डिसोसिएट होकर के आयंस नहीं देंगे। क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि सारे केसेस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जब हमने HCl एंड H2SO4 का सॉल्यूशन लिया देन तब तो बल्ब हमारा ग्लो किया था, बट हमारा C6H12O6 यानी ग्लूकोज और CH2CH5OH में बल्ब ग्लो नहीं होगा। इट इज क्लियर। चलिए, नाउ एक्टिविटी 2.9, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, टेक टू अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक क्लीन, ये देखिए कितनी क्लीन है,
ड्राई टेस्ट ट्यूब है, एकदम सूखी हुई है। इसमें हमने क्या लिया, यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl का सोल्यूशन ले लिया, बढ़िया। चलिए, सॉरी सोल्यूशन नहीं लिया, सॉलिड NaCl लिया है, सॉलिड NaCl लिया है, ध्यान रखना। सेट अप द apparatus as shown in figure 2.4, add some concentrated sulfuric acid। चलिए भैया, अभी तक हम लोग डाइल्यूट ले रहे थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है, ध्यान रखिएगा, टू द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यानी कि NaCl सॉलिड था, उसमें हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे देखिए डाली। ठीक है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, इस डिलीवरी ट्यूब से क्या ऑब्जर्व किया, क्या कोई गैस बाहर निकलेगी? तो भाई उसके लिए तुमको रिएक्शन करानी पड़ेगी ना, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, क्या लिया था हमने, NaCl। ठीक है, तो ये हमने ले लिया NaCl प्लस, इसमें हमने मिलाया था H2SO4। क्लियर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखिए Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और SO4 पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस वाला किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, तो क्या बनेगा NaSO4 प्लस, इधर हो जाएगा हमारा HCl। क्या सही है क्या? जी नहीं, गलत है। NaSO4 के साथ रिएक्ट तो करेगा बट बनेगा Na2SO4। कैसे बना, देखिए मैंने आपको बता रखा है ना, कि देखिए NaSO4, Na पे चार्ज होता है हमारा +1, SO4 पे होता है -2, क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा Na2SO4। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये Na2SO4 प्लस HCl गैस। तो अब यहाँ से देखिए कौन सी गैस निकल रही है हमारे पास, कौन सी गैस निकल रही है, दिस, एंड दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जैसे अभी तक हम लोग एसिड पढ़ते थे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर, लेकिन ये किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। तो यहाँ से कौन सी गैस निकली, तो हमारी जो गैस का नाम है वो है हमारी HCl, और ये गैसियस फॉर्म में है, इट इज क्लियर। चलिए, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। एक ड्राई लिटमस पेपर और फिर ब्लू लिटमस पेपर, सॉरी 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 सॉरी, ड्राई एंड वेट यानी सूखा हुआ ब्लू लिटमस पेपर लेना है, देन उसके बाद एक वेट लेना है। चलिए तो देखिए, अब हम इसी एक्टिविटी को इस वाले टेस्ट ट्यूब में आ जाते हैं। टेस्ट ट्यूब में था, सब कुछ था, यहाँ से एक गैस निकल रही है, हमने यहाँ पे कॉर्क लगा दिया और इस पाइप के थ्रू वो गैस जा रही है यहाँ पे। अब जो गैस है वो कौन सी गैस है, HCl गैस है, और यहाँ पे हम लेकर के आए ड्राई लिटमस पेपर। पहले कौन सा लेकर के आ रहे हैं, ड्राई। अब ड्राई लिटमस पेपर है, ये जो HCl है ये भी गैस के फॉर्म में है, ये भी ड्राई है। तो क्या बताओ यहाँ पे कोई भी कलर चेंज होगा इस ब्लू लिटमस पेपर में? तो आप कहेंगे सर HCl तो होता है एसिड, और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को कर देता है रेड, बट किस फॉर्म में, अपने एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी वाटर होना चाहिए। बट यहाँ पे तो HCl भी गैस के फॉर्म में है, एंड जो हमने लिटमस पेपर लिया है वो भी ड्राई लिया है, तो दोनों ही ड्राई हैं, तो यहाँ पर कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। किसमें, ड्राई वाले केस में तो नहीं मिल रहा। अब हमने क्या किया, वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया है, ठीक है, गैस तो HCl ही है, लेकिन जो लिटमस पेपर था उसको हमने कर लिया थोड़ा सा गीला, तो वहां पर आ गया वाटर। अब वाटर आ गया है तो ये ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, हमारा रेड कलर में। इट इज क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे ये रेड कलर में चेंज हो गया। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, तो हमने बता दिया कि ड्राई में कोई भी चेंज नहीं देगा, बट जैसे ही लिटमस पेपर को आप वेट करेंगे तो वो कलर में चेंज देने लगेगा, ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा। On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas? तो हमने देखा dry HCl गैस होगी तो वो कलर में चेंज तो नहीं देने वाला, ठीक है। एंड HCl का अगर सोल्यूशन ले लिया, अब तो और सिंपल हो गया। अब HCl का सोल्यूशन ही ले लिया, अब चाहे लिटमस पेपर तुम ड्राई लो चाहे वेट लो, कोई दिक्कत ही नहीं। HCl तो किस फॉर्म में है, सोल्यूशन के फॉर्म में है, यानी कि एक्वस सोल्यूशन वाटर के फॉर्म में है, तो वो तो कलर चेंज देगा ही देगा। इट इज क्लियर। चलिए, अच्छा, तो ये हमने पूरा फिगर देखा, लेकिन इसमें ये क्या चीज है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। छोटा सा नोट क्या दिया गया है, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब,
containing कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जो HCl चाहिए थी वो गैस के फॉर्म में चाहिए थी, लेकिन अगर आसपास ह्यूमिड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसको पास कराएंगे एक गार्ड ट्यूब से। किससे? एक गार्ड ट्यूब से, जो होती है कैल्शियम क्लोराइड की। किससे बनी होती है? कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। इससे हम लोग कराएंगे पास। इससे पास कराएंगे तो जो आसपास जो भी नमी है, जो भी ह्यूमिड है, वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगी और एकदम ड्राई HCl गैस हमको देखने को मिलेगी। तो ये जो CaCl2 है, जिसकी वजह से उसमें ह्यूमिड नमी बिल्कुल नहीं आ पा रही है, इस CaCl2 को हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? HYGRO, हाइग्रो, SCOPIC, हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, एक मेन पॉइंट और, अगर पेपर में आपसे पूछ दे कि ड्रॉ एक्टिविटी या एक ऐसी एक्टिविटी करिए जिसमें HCl गैस फॉर्म्ड होती हो। कौन सी गैस? HCl गैस फॉर्म्ड होती हो, तो आपको ये वाली ही एक्टिविटी करके दिखानी है। ये आपको पूरा फिगर बनाना है एंड देन आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है, सब बता देना है ऐसे ऐसे HCl गैस फॉर्म्ड हुई। तो अगर पेपर में आता है कि एक ऐसी एक्टिविटी करिए जिसमें HCl गैस फॉर्म्ड होता हो, तो आपको ये वाली एक्टिविटी ही परफॉर्म करके दिखानी है विद द पॉइंट्स। इट इज क्लियर? चलिए,